अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस का सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, वो है बेटा मोमेंटम ऑफ एक्सप्लोसिव फोर्सेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसके रिलेटेड जो आर्टिकल थे वो हमने सारे कर लिए थे। जो आज का बेटा हमारा आर्टिकल है वो है मोमेंटम ऑफ एक्सप्लोसिव फोर्सेस। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आता। तो उसमें आपकी बुक में उसमें दो एग्जांपल्स गिवन है। फर्स्ट एग्जांपल में वो क्या कहता है कि एक बेटा आपके पास शेल है। शेल क्या होता है बेसिकली? शेल बेसिकली आपके पास कोई बॉम्ब है, कोई जो ग्रेनेड होता है वो उसको आप कह सकते हैं कि वो शेल है। बेटा जब वो एक्सप्लोड होगा तो तब उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा। ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल है। आप देखें यहाँ पर बेटा एक आपके पास शेल है, वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा है ड्यू टू एक्शन फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ फॉल कर रहा है तो उसका जो मोमेंटम है वो मैं कहता हूँ mv है। तो बेटा जब रास्ते में जब वो नीचे फॉल कर रहा तो वहाँ पे उसने एक्सप्लोड हो गया है, वो फट गया है। तो बेटा उसके छोटे छोटे टुकड़े फैल गए हैं, एयर में फैल गए हैं। तो उन छोटे छोटे टुकड़ों का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। तो बेटा जब हमने कहा है कि यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है वो होता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो बेटा जब मैं इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारे पास mv है, और बेटा जो उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं वो एक्सप्लोड हो गए, वो हवा में फैल गए। अगर उनको मैं मोमेंटम कैलकुलेट करता हूँ और उसको ऐड करता हूँ तो उसके जो इनिशियल मोमेंटम था उसके इक्वल आता है। तो ये क्या बता रहे हैं हमें कि चीज़ें जब एक्सप्लोड होती हैं तो वहाँ पर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है, कि जो उसका इनिशियल मोमेंटम होता है वो बराबर होता है उसके फाइनल मोमेंटम के। उसके बाद बेटा उसने एक सेकंड एग्जांपल दिया है कि वो एक गन है आपके पास, उसमें आप बुलेट फायर करते हैं तो उसमें मोमेंटम क्या होता है। तो हमें पता है जब हम एक गन फायर करते हैं, बुलेट फायर करते हैं गन में से, तो बुलेट बेटा फॉरवर्ड मूव करती है और गन जो है बैकवर्ड मूव करती है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास राइफल है, उसका बेटा मैस है कैपिटल M, और जो मेरे पास बुलेट है उसका मैस है स्मॉल m, क्योंकि मैस ऑफ द बुलेट इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द मैस ऑफ द राइफल। ठीक है जी। तो मैस ऑफ द राइफल बेटा हमारे पास है कैपिटल M, और मैस ऑफ द बुलेट है बेटा हमारे पास स्मॉल m। और अगर वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है v, तो वेलोसिटी ऑफ द राइफल हमारे पास है v डैश। तो हमने कहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमारे पास क्या होता है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पर देखें आप हमारे पास तो जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द जो सिस्टम है वो क्या है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि जो बेटा इनिशियल फेज हमारे पास, इनिशियल फेज में जो वेलोसिटी है वो क्या है? जीरो है, क्योंकि जो हमारे पास गन भी रेस्ट पर है और बुलेट उसके अंदर भी वो भी रेस्ट पर है। तो वेलोसिटी क्या है? जीरो है। तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बेटा? वो जीरो होगा। उसके बाद बेटा मैं देखता हूँ कि उसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा। फाइनल मोमेंटम हमारे पास होता है मोमेंटम ऑफ द गन प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट। मोमेंटम ऑफ द गन प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट। तो मोमेंटम ऑफ द गन क्या होगा? mv डैश, क्योंकि हमारे पास मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो ये बेटा हमारे पास मोमेंटम ऑफ द गन है। तो आप देखें मैस ऑफ द राइफल या मैस ऑफ द गन क्या है बेटा? m कैपिटल M है, और उसकी वेलोसिटी क्या है? v डैश। तो हमारे पास ये क्या है? मोमेंटम ऑफ द राइफल। तो उसके बाद बेटा मैंने कहा है कि मोमेंटम ऑफ द जो फाइनल मोमेंटम होगा वो होगा सम होगा मोमेंटम ऑफ द बुलेट्स एंड मोमेंटम ऑफ द गन। तो मोमेंटम ऑफ द बुलेट क्या है बेटा? जो मैस ऑफ द बुलेट और उसका प्रोडक्ट किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। वो हमारे पास क्या आ जाएगा? mv। तो मैंने कहा है कि बेटा उसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या है? वो जीरो है। वो क्यों जीरो है? कि बेटा इनिशियल उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, चीज़ रेस्ट पर है, तो उसका क्या होता है? मोमेंटम जीरो होता है। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है? सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द राइफल। तो राइफल का मोमेंटम है बेटा mv डैश, और बुलेट का मोमेंटम है मेरे पास बेटा mv। तो इनको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाता है? अगर मैं इस जो मोमेंटम ऑफ द बुलेट है उसको मैं बेटा राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो उसके साथ क्या आ जाता है? नेगेटिव साइन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था, और इसको बेटा अगर मैं उस साइड पे ये साइड पे लेके तो हमारे पास क्या आ गया? नेगेटिव साइन है। तो mv डैश की इसको आ गया है नेगेटिव ऑफ mv। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है बेटा कि मोमेंटम ऑफ द राइफल इक्वल है मोमेंटम ऑफ द बुलेट के, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अगर हम राइफल का मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं और बेटा बुलेट का मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड क्या है? वो बराबर आता है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। तो अगर बेटा यहाँ पर अगर मैं राइफल की वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूँ, जो उसने राइफल की वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी? जो बेटा उसने बैकवर्ड मूव किया है, जब मैंने उसमें से बुलेट फायर किया है तो बुलेट आगे की तरफ मूव कर गई है, बुलेट ने आगे की तरफ मूव किया और उसकी जो राइफल थी वो पीछे की तरफ मूव किया। अगर मैं उसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूँ v डैश, तो वो क्या होगी? -mv/m।
तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हुए उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बेटा आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रॉकेट प्रोपल्शन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, थ्योरेटिकल है, इसमें थोड़ा समझने वाली चीज़ें, इतना मुश्किल चीज़ें नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें प्रिंसिपल कौन सा फॉलो करता है, रॉकेट प्रोपल्शन में प्रिंसिपल कौन सा फॉलो होता है। एक तो बेटा इसमें प्रिंसिपल फॉलो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। कौन सा बेटा फॉलो होता है प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये चीज़ें आपने लिख लेनी है कि इसमें ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा, ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है। एक बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, दूसरा बेटा है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या था हमारे पास कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये चीज़ आप दोनों लिख लें साथ कि इसके जो रॉकेट प्रोपल्शन है, रॉकेट प्रोपल्शन किस प्रिंसिपल पर काम करती है। इसमें दो प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक होता है बेटा न्यूटन थर्ड लॉ। ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द रॉकेट प्रोपल्शन। तो आपने कहना है कि जो इसका प्रिंसिपल होता है दो चीज़ों पर होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास टॉपिक में हम देखें, हमारे पास है रॉकेट प्रोपल्शन। तो इसमें दो चीज़ें, रॉकेट प्रोपल्शन। तो पहले हम देखेंगे रॉकेट क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे प्रोपल्शन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि रॉकेट की हमारे पास रॉकेट की कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि रॉकेट की कंस्ट्रक्शन हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले नोज़ल। नोज़ल क्या होती है बेटा, ये सबसे जो निचला हिस्सा होता है वो होता है रॉकेट का, उसको नोज़ल कहते हैं। नोज़ल से क्या निकलते हैं, नोज़ल से गैसेस निकलती हैं। नोज़ल से क्या होती है बेटा, गैसें एग्जॉस्ट होती हैं, बाहर की तरह निकलती हैं। ठीक है जी। तो बेटा आपका नोज़ल से गैसें निकलती, तो हमें पता कैसे चलता है कि ये गैसेस कहाँ से आ रही हैं। तो नोज़ल के जो ऊपर वाला चैम्बर होता है वो होता है कंबस्शन चैम्बर। ये जो गैसेस निकल रही हैं ये बेटा कहाँ से आ रही हैं, ये कंबस्शन चैम्बर से आ रही हैं। जो नोज़ल के ऊपर वाला चैम्बर होता है वो होता है कंबस्शन चैम्बर। वहाँ पर बेटा गैसेस जल रही हैं तो वहाँ से नीचे की तरफ निकल रही हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद बेटा अगर गैसेस यहाँ पे जा रही है तो गैसेस हाँ हैं कहाँ पे बेसिकली, या फ्यूल कहाँ पे है। तो कंबस्शन चैम्बर से ऊपर वाला जो चैम्बर होता है वो होता है फ्यूल टैंक। क्या होता है बेटा, फ्यूल टैंक। तो इसमें फ्यूल भरा जाता है। तो हमें पता है कि फ्यूल दो किस्म का होता है। फ्यूल बेटा ये सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। जो फ्यूल ऑफ द रॉकेट है बेटा दो किस्म का हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। हमारे पास जो फ्यूल है वो बेटा है लिक्विड फ्लूइड है। कौन सा है बेटा, लिक्विड फ्लूइड। और वो क्या है, वो है बेटा हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन है। हमारे पास जो बुक में गिवन है वो है लिक्विड हाइड्रोजन। ठीक है जी। ये हमारे पास फ्यूल है। उसके बाद बेटा जो रॉकेट जब बहुत ऊपर चला जाता है तो वहाँ पर बेटा एयर नहीं होती। तो हमें पता है चीज़ों को जलाने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो बेटा हम उसको अगर उसको कंटिन्यू रखना है, उस कंबस्शन के प्रोसेस को, जलने के प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है तो हम कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर बेटा हमारे पास वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो कैसे चलेगा, नहीं जलेगा। तो इसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि वहाँ पे अगर वो बहुत दूर चला जाता है, एयर में चला जाता है, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो हम क्या रखते हैं, फ्यूल टैंक से ऊपर एक ऑक्सीडाइजर टैंक होता है। ये आपने ख्याल रखना है, मिक्स नहीं करना कि ये हमारे पास फ्यूल नहीं है, ये ऑक्सीडाइजर टैंक है। ये जो फ्यूल हमने भरा है उसको जलाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होती है, लिक्विड ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजर टैंक में क्या होती है बेटा, लिक्विड ऑक्सीजन। तो अब आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ये सारा आपने उसका सर कंस्ट्रक्शन जो फ्यूल ही हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसका जो मेन पार्ट है वो तो हमने डिस्कस किया नहीं, यानी कि हम लेके क्या जा रहे हैं। तो इसका जब बेटा मेन पार्ट होता है वो होता है पे लोड। पे लोड में क्या होता है, पे लोड में आप जो भी चीज़, जो भी जिस मकसद की रॉकेट इस्तेमाल करें, वो सैटेलाइट हो सकती है या आप एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं तो एस्ट्रोनॉट उसमें हो सकते हैं। तो पे लोड वो सिस्टम होता है जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। इसमें बेटा आपके जो सैटेलाइट, अगर आप सैटेलाइट लेके जा रहे हैं तो सैटेलाइट हो सकती है। इसमें आपके एस्ट्रोनॉट जो अगर जा रहे हैं तो वो एस्ट्रोनॉट होते हैं। तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एक और हिस्सा होता है बेटा, क्योंकि रॉकेट को ना हमने, रॉकेट का मैस बहुत ज़्यादा होता है। रॉकेट का मैस क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको हमने मूव करवाना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा फोर्स से मूव करवाना होता है। तो बहुत ज़्यादा फोर्स से तभी मूव करा सकते हैं तब जब हम इसको बहुत ज़्यादा फ्यूल देंगे या बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे। तो इसको एक हम थ्रस्ट एक यानी कि झटके के साथ मूव करवाते हैं। तो वो कैसे मूव कर सकता है वहाँ पर बेटा, अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ होती है प्रोपेलर, क्या कहते हैं उसे, प्रोपेलर लगा देते हैं। प्रोपेलर भी एक छोटे छोटे रॉकेट्स होते हैं, लेकिन वो फ्यूल बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं कि रॉकेट ब्रस्ट करके ऊपर की तरफ निकलता है तो वो लॉन्च हो जाता है। ठीक है जी। तो उसके बाद जो हमारे पास जो 80% ऑफ द मैस होता है वो रॉकेट का क्या होता है, वो फ्यूल होता है। 20% ऑफ द रॉकेट क्या होता है, उसमें पे लोड होता है। बाकी जो 80% ऑफ द रॉकेट है वो क्या होता है बेटा, उसमें फ्यूल होता है। तो रॉकेट के जो मैस है ये कम होता जाता है, उससे जो फ्यूल बर्न होता है वो उससे अलहदा होता जाता है जैसे जैसे रॉकेट मूव करता है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा हमने देखना है कि रॉकेट हमने डिस्कस कर लिया है कि ये हमारे पास रॉकेट की कंस्ट्रक्शन है। इसके 6 हिस्से होते हैं, इसमें नोजल होती है,
कंबस्शन चैम्बर होता है, फ्यूल टैंक होता है, ऑक्सीडाइजर टैंक होता है, पेलोड होता है, प्रोपेलर होता है, ये सारी चीज़ें आपने रैंडमली इसी तरह ही लिखनी है, ठीक है जी। उसके बाद बेटा हमने डिस्कस करना है प्रोपल्शन। प्रोपल्शन क्या होता है? प्रोपल्शन बेटा 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। वो कौन कौन से हैं? वो है प्रोपेलर। क्या है जी? प्रोपेलर। प्रो का क्या मतलब है? फॉरवर्ड। तो क्या मतलब है? फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव करना। और ड्राइव, पेलर का क्या मतलब? टू ड्राइव। इसका क्या मतलब है बेसिकली बेटा? इसको यानी कि चीज़ों को आगे की तरफ मूव कराना। प्रोपल्शन वहाँ से निकला है, ठीक है जी। तो बेटा कैसे रॉकेट आगे की तरफ मूव करेगा? तो हमें पता है जब फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल जलेगा, तो वो फोर्स जनरेट करेगा, फिर गैसेज नीचे की तरफ निकलेंगी और वो रॉकेट को ऊपर की तरफ मूव कराएंगी। तो फिर गैसेज नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगी और रॉकेट को ऊपर की तरफ मूव कराएंगे, क्योंकि एक्शन रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हमने कहा है कि ये जो न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर इसके जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है? वो क्या है बेटा? न्यूटन थर्ड लॉ। तो गैसेज जब बर्न होगी तो हमारे पास वो फोर्स जनरेट करेंगे जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो रेट ऑफ गैसेज जो कंबशन है वो बहुत ज़्यादा है। पर क्या हमारे पास बुक में गिवन है बेटा कि 10,000 किलोग्राम पर सेकंड बर्न होता है। जो उसका फ्यूल हमने उसमें दिया है तो वो कितना पर सेकंड में कितना बर्न होता है? 10,000 kg, बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में उसका फ्यूल जो है बर्न हो रहा है, यानी कि 10,000 kg एक सेकंड में वो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है जी। ये क्या है? इसका रेट ऑफ कंबशन है। जब बेटा इतना ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा तो वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्यूल जो हमारे पास जो उसका रेट ऑफ कंबशन है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूल चंद एक ही सेकंड में इतना ज़्यादा फ्यूल जो है उसका बर्न हो रहा है। जब इतना ज़्यादा फ्यूल बेटा बर्न होगा तो हमारे पास साफ ज़ाहिर है जो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उसकी वेलोसिटी बेटा हमारे पास होगी 4000 मीटर पर सेकंड, यानी कि 4 किलोमीटर कर जाएगा वो एक सेकंड में। 4000 मीटर पर सेकंड क्या मतलब है? ये स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट कैसे, यानी कि वो जिस स्पीड के साथ नीचे की तरफ निकली और रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है जी। तो एग्जॉस्ट गैसेस बेटा नीचे की तरफ मोमेंटम जनरेट करेंगी, क्योंकि वो नीचे की तरफ मूव करेंगी। तो ये जो बैकवर्ड मोमेंटम होगा इसकी वजह से अपवर्ड मोमेंटम जनरेट होगा, रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो ये एग्जॉस्ट गैसेस बाहर की तरफ निकलेंगी, नीचे की तरफ पुश कर, नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगी, नीचे की तरफ कोई चीज़ फोर्स लगाती है तो हमारे पास क्या होता है? एक्शन का रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। जब वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगी तो वो रॉकेट जो है ऊपर की तरफ मूव करवाएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है इसका हमने देखना है कि एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट क्या होगी। एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, तो ये हमारे पास देख लेते हैं हमारे पास, क्योंकि हम चाहते हैं कि रॉकेट जो बेटा मूव कर रहा है ना वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव ना करे। हम चाहते हैं कि रॉकेट मूव करे, उसकी वेलोसिटी क्या हो? इंक्रीज हो। रॉकेट की वेलोसिटी क्या हो? इंक्रीज हो। तो जब बेटा वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन जनरेट होगा। जब एक्सेलरेशन जनरेट होगा तो हम देखते हैं कि उसका एक्सेलरेशन कितना होता है। तो देखें चीज़ें, एक तो पहली बात तो ये है कि ये रॉकेट मूव कर रहा है उस ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है। तो एक तो पहली बात तो ये है कि उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कराने की बहुत ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें ग्रेविटी के अगेंस्ट आसानी से मूव नहीं करती। तो तभी वो मूव कर सकेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट जब उसकी फोर्स बहुत ज़्यादा होगी। और हम एक तो उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करे तो उसकी स्पीड भी क्या हो? बहुत ज़्यादा हो। स्पीड भी क्या करे? इंक्रीज करे। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगी जी? जब जो हमारे पास रॉकेट है वो रॉकेट की वेलोसिटी क्या होगी? तेज़ होगी। तो रॉकेट की वेलोसिटी कैसे तेज़ होगी? या तो फ्यूल बहुत ज़्यादा हो या फिर उसका क्या होगा? मैस हम कम करते जाएं। जब बेटा रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है ना तो उसके जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं ना वो अलग होते जाते हैं। मतलब जो जिसका फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे हमने उसके प्रोपेलर लगाए हुए हैं, तो प्रोपेलर जब यूज़ हो जाते हैं तो वो उससे अलग हो जाते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास फ्यूल टैंक है, बेटा उसके अंदर जो फ्यूल टैंक है वो बर्न हो जाता है, वो उससे अलग हो जाता है। उसके बाद जो हमारे पास ऑक्सीडाइजर टैंक है, जब उसकी ज़रूरत यानी कि खला में चला जाता है वहाँ पर हमें उसको इतनी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं होती, वो उससे अलग हो जाता है, यानी कि उसका मैस कम होता जाता है। जब मैस कम होता जाता है तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है। तो जब ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो उसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एक्सपेल्ड गैसेस, वो क्या है हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ एक्सपेल्ड गैसेस मैं कहता हूँ v है जी। वेलोसिटी ऑफ एक्सपेल्ड गैस हमारे पास क्या है? v है। और हमारे पास मैस ऑफ एक्सपेल्ड गैसेस क्या है जी?
ये मैं कहता हूँ मेरे पास m डैश है। m डैश मैंने क्यों कहा है ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद मैं देखता हूँ कि हमारे पास जो इनिशियल लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बेटा कहता है कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो बराबर होना चाहिए किसके, फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम के। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है उस रॉकेट का, इनिशियल मोमेंटम जीरो है। क्यों जीरो है, क्यों इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा हमारे पास जीरो है। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है, फाइनल मोमेंटम होता है mass ऑफ द एक्सपेल्ड गैसेस मल्टीप्लाई बाई जो उसकी एक्सपेल्ड उसकी वेलोसिटी है, mass मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम क्या होगा बेटा, पी एफ एम डैश वी। पी एफ क्या होगा बेटा, एम डैश, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए इनके साथ ऊपर लाइन लगानी है। ठीक है जी। तो हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा कि फोर्स जो होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है। फोर्स क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फोर्स क्या होती है हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास होते हैं फोर्स डी पी ओवर डी टी, डी टी कह दें, टाइम कह दें। ठीक है जी। डी पी क्या होता है, डी पी होता है बेटा चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहाँ पे फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है जी, एम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। तो पी एफ हमारे पास क्या है जी, एम डैश वी माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई टी। तो फोर्स क्या आ जाएगी, एम डैश वी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है जी। तो ये कौन सी फोर्स है, ये फोर्स ऑफ गैसेस है। क्या है जी, फोर्स ऑफ गैसेस, जो गैसेस फोर्स लगा रही है रॉकेट के ऊपर। इसके साथ मैं लिख देता हूँ कि ये फोर्स ऑफ गैसेस है। यहाँ पर एक टर्म देखें बेटा, ये क्या है, ये मैस पर सेकेंड है। मैस पर सेकेंड क्या मतलब है, जो गैसेस एग्जॉस्ट हो रही हैं वो कितनी है बेटा, पर सेकंड में इतना उनका मैस लूज हो रहा है। इतनी गैसेस बेटा पर सेकंड में वो निकल रही हैं, एग्जिस्ट हो रही है, मतलब वहाँ से वो एग्जिट हो रही हैं, वो वहाँ से निकल रही हैं। ये क्या है बेटा हमारे पास, मैस पर सेकंड। तो मैस पर सेकंड को मैं एक और नाम देता हूँ, तो कि हमारे पास क्या होगा, इसको मैं नाम देता हूँ एम वी। एम डैश को मैंने ख़त्म कर, एम डैश ओवर टी को मैंने ख़त्म करके एक नाम दे दिया कि वो क्या है हमारे पास, एम वी। ये कौन सी फोर्स है, ये फोर्स ऑफ गैसेस है, जो किसके ऊपर लग रही है, रॉकेट के ऊपर गैसेस लगा रही हैं। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे मैंने जो एम डैश ओवर टी को एक नए मैस का नाम दिया है कि ये नया मैस कौन सा है, ये है मैस पर सेकेंड ऑफ गैसेस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये है मैस पर सेकेंड। ठीक है जी। तो अब हमने देखना है कि हमारे पास जो रॉकेट फोर्स लगा रहा है वो क्या है, हमारे पास फोर्स ऑफ द रॉकेट। अच्छा जी, हमारे पास बेटा फोर्स ऑफ द रॉकेट ये क्या है, ये फोर्स ऑफ द गैसेस है। अब हमने देखना है फोर्स ऑफ द रॉकेट। तो हमारे पास क्या होता है, फोर्स होती है F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन यहाँ पर बेटा जो मैस ऑफ द रॉकेट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो उसको मैं इनको क्या लिख देता हूँ, कैपिटल एम। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये है मैस ऑफ द रॉकेट जो क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। हमने पहले बेटा निकाली फोर्स ऑफ द गैसेज, ये क्या है, फोर्स ऑफ द रॉकेट। ये जो रॉकेट लगा रहा है गैसेस के ऊपर। ठीक है जी। तो हमें पता है जितनी गैसेस फोर्स लगाती उतनी रॉकेट फोर्स लगाएगा, जितनी बेटा गैसेस फोर्स लगाती उतनी रॉकेट फोर्स लगाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ, फोर्स ऑफ द गैसेस इज इक्वल टू फोर्स ऑफ द रॉकेट। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ द गैसेस क्या है, एम वी, और फोर्स ऑफ द रॉकेट क्या है, एम ए। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक्सेलेरेशन फाइंड करनी है, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, एम वी ओवर एम। यहाँ पर ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, एक्सेलेरेशन आ गई। यहाँ पर आपने देखनी है कि जैसे जैसे बेटा रॉकेट का मैस कम होगा वैसे वैसे एक्सेलेरेशन इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि इनके दरमियान बेटा देखिए इन्वर्स रिलेशन है। अगर ये कम होगा एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगी,
अगर ये ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी। तो जैसे जैसे बेटा रॉकेट ऊपर जाता है उसका मैस हम कम करना शुरू कर देते हैं, उसके जो चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, मतलब फ्यूल टैंक पहले उसका जो हमारे पास नॉजल यूज़ होगी उसको हम अलहदा कर देते हैं, उसके बाद उसका जो है हम फ्यूल टैंक है वो यूज़ होगा उसको अलहदा कर देते हैं, फिर कंबसन चैम्बर यूज़ होगी, ऑक्सीडाइज़र यूज़ होगी, वो उसके साथ अलहदा हो जाते हैं। जैसे जैसे वो अलहदा होते जाते हैं क्योंकि मैस कम हो रहा है, मैस बेटा जैसे जैसे कम होगा एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिससे आपको पता चलता है कि मैस के कम करने से एक्सेलरेशन कैसे ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करते हैं जी आपको आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद जो आप लोगों को क्वेश्चन है वो हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे।